नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत, जहाँ इतनी सारे सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ सरकार अपना सारा काम कैसे करती होगी? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं। तो चलिए, आज भारत की राजभाषा नीति की इसी उलझी हुई लेकिन बड़ी दिलचस्प व्यवस्था को समझते हैं, एक-एक करके। यही वो बड़ा सवाल है ना, कि भई एक देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती हो, वहां सरकार सबसे एक जैसी भाषा में कैसे बात कर सकती है? इसी बड़ी चुनौती को सुलझाने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही सोचा समझा कानूनी ढांचा तैयार किया था। और इस पूरी कहानी की जो चाबी है, वो इस नंबर में छुपी है, 343। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय संविधान का वो आर्टिकल है जिसने इस पूरी पॉलिसी की नींव रखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसे होना चाहिए, भारत के संविधान से, वो बुनियाद जिस पर ये पूरी भाषा नीति की इमारत खड़ी है। तो देखिए, ये जो आर्टिकल 343 है, इसने बेसिकली दो बड़ी बातें तय कर दी। पहली तो ये कि देवनागरी लिपि वाली जो हिंदी है, वो यूनियन की यानी केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और दूसरी बात, जो कि एक तरह का प्रैक्टिकल सोल्यूशन था, वो ये कि जो नंबर इस्तेमाल होंगे वो इंटरनेशनल वाले होंगे, यानी 1 2 3। एक बढ़िया समझौता था ये। इस पूरी पॉलिसी को एक तरह से 3 पिलर्स पर बनाया गया है। ये हमारे लिए एक रोड मैप जैसा है। सबसे पहले 1950 में संविधान ने एक विजन दिया, फिर 1963 के एक्ट ने उस विजन को कानूनी शक्ल दी, और आखिर में 1976 के रूल्स ने ये बताया कि भाई इस कानून को असल जिंदगी में लागू कैसे करना है। तो ठीक है, संविधान ने नींव तो रख दी, पर कहानी में असली ट्विस्ट आया 1963 में। चलिए, अब उस कानून पर नजर डालते हैं जिसने आज की ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को असल में शक्ल दी। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, संविधान में प्लान ये था कि 15 साल के अंदर यानी 1965 तक अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी काम से धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 1963 के एक्ट की धारा 3 ने इस पूरी सिचुएशन को पलट दिया। इसने कहा कि नहीं, सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो इस एक्ट ने सिर्फ अंग्रेजी को जारी नहीं रखा, बल्कि एक ड्यूअल लैंग्वेज सिस्टम बना दिया। इसने दो और जरूरी काम किए। एक तो ये पक्का किया कि संसद के सारे कानून हिंदी में भी उपलब्ध हों, और दूसरा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसका काम था इस पूरी भाषा नीति की देखरेख करना। चलिए, अब आते हैं पॉलिसी की आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल लेयर पर, 1976 के नियम, जो असल में कानून को रोजमर्रा के काम में बदलते हैं। इसे आप एक तरह की हाउ टू गाइड समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया गया। ये महसूस किया गया कि एक नियम पूरे देश पर थोपना सही नहीं होगा। इसलिए भाषा के इस्तेमाल के हिसाब से देश को 3 अलग-अलग रीजन्स में बांट दिया गया। ये जो टेबल है ना, ये उस प्रैक्टिकल सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। देश को 3 जोन में बांट दिया गया, रीजन ए, बी और सी, या कहें तो क, ख और ग। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि क क्षेत्र वाले राज्यों से केंद्र सरकार ज्यादातर हिंदी में बात करेगी, खा वालों के साथ हिंदी या इंग्लिश दोनों चलेगा, और ग क्षेत्र के लिए कम्युनिकेशन बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये सब नियम कानून कागज पर तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में जमीन पर इनका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों और हम जैसे आम लोगों के लिए इसका क्या असर होता है। इसके कुछ बहुत ही आम उदाहरण हैं जो हमें रोज दिखते हैं। जैसे सरकारी ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा होता है, उस पर नाम पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होता है, या कोई भी सरकारी फॉर्म वो दोनों भाषाओं में मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है। और ये एक बहुत ही सीधा और सख्त नियम है। ये क्या करता है? ये भाषा की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है। मतलब अगर कोई नागरिक सरकार को हिंदी में चिट्ठी लिखता है, तो उसे जवाब भी हिंदी में ही मिलना चाहिए। ये उसका अधिकार है। और ये बात सिर्फ सरकारी कामकाज तक ही सीमित नहीं है। ये पॉलिसी हर नागरिक को एक बहुत बड़ा अधिकार भी देती है। जैसा कि आर्टिकल 350 कहता है, हर किसी को ये हक है कि वो अपनी शिकायत सरकार तक अपनी भाषा में पहुंचा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ प्रशासनिक सुविधा है, तो दूसरी तरफ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की ज़रूरतें, और इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही इसका मकसद है।
तो अगर इस पूरी बातचीत से 3 सबसे ज़रूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या हैं? पहली, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी 2 भाषाओं की पटरी पर चलती है, हिंदी और अंग्रेजी। दूसरी, इसे रीजन के हिसाब से बांटकर बहुत प्रैक्टिकल बनाया गया है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये नागरिकों को अपनी भाषा में सुने जाने का अधिकार देती है। खैर, ये सिस्टम दशकों से काम कर रहा है, लेकिन आज का भारत डिजिटल है, तेजी से बदल रहा है। ऐसे में इस राजभाषा नीति का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।